नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे गुजरात। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद हालातों का लिया जायजा, राहत कार्यों की समीक्षा की। एयर इंडिया ने विमान हादसे पर जारी किया बयान। 242 यात्रियों में से 241 की मौत की पुष्टि। एक यात्री बचा। विमान में 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई भी नागरिक थे। ईरान इराक में उड़ानों के खतरे को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। देश में कोरोना के एक्टिव केस 7,154 पार। 77 मौतें। एक हफ्ते में 30 लोगों की जान गई। गुजरात में सर्दी खांसी होने पर क्वारंटीन होने की सलाह। पश्चिम बंगाल में दुकान खोलने को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़े। 5 घायल, 29 उपद्रवी गिरफ्तार। भाजपा नेता का दावा, मंदिर भी तोड़ा गया। यूपी एमपी सहित 9 राज्यों में हीट वेव। राजस्थान हरियाणा में रेड अलर्ट। दिन में 48 डिग्री तापमान जाने की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अहमदाबाद से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दुख व्यक्त किया गया है। इस क्षति का दर्द सालों तक महसूस होगा। प्रधानमंत्री की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। हादसे में कई जिंदगियों का जाना बेहद दुखद। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। विमान हादसे से हम सभी स्तब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। क्षति का दर्द सालों तक महसूस होगा। प्रधानमंत्री की ओर से दुख व्यक्त किया गया है। इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट कर ये अहम बातें कही गई। इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री की ओर से अहम बातें कही गई। बात करते हैं हीट वेव के कहर की, जो गांव-गांव, गली-गली और शहर-शहर नजर आ रहा है। लखनऊ की बात करें तो यूपी में भीषण गर्मी जारी है। बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी में लू का ऑरेंज अलर्ट। 14 अन्य जिलों में लू का येलो अलर्ट। 2 दिनों तक रातें भी सामान्य से ज़्यादा गर्म रहेंगी और 14 जून तक पश्चिमी यूपी में राहत नहीं। पूर्वांचल में आज से मौसम बदलने के आसार। 15 जून के बाद पश्चिम पूर्वी यूपी में होगी बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने जानकारी दी है। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। 14 अन्य जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। 14 जून तक पश्चिमी यूपी में राहत नहीं मिलने की बात सामने आई है। की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में भी भीषण गर्मी देखने को मिलने वाली है। बड़ी जानकारी। 2 दिनों तक रातें भी सामान्य से ज़्यादा गर्म रहेंगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सहारनपुर में भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग स्विमिंग पूल और नहरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन ये राहत जानलेवा भी साबित हो रही है। युवाओं और बच्चों के द्वारा नहरों में ऊंचाई से छलांग लगाना आम हो गया है, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है। 3 दिन पहले ईद की छुट्टी पर चिखलकाना रोड स्थित बड़ी नहर में 4 दोस्तों की डूबने से मौत हो चुकी है। इसके बावजूद लोग नहीं चेत रहे हैं और लापरवाही से जान की बाजी लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। जिला अधिकारी मनीष बंसल ने अपील की है कि तालाबों, नदियों और नहरों के असुरक्षित स्थानों पर न जाएं और बच्चों को भी वहां जाने से रोकें। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद जारी ये लापरवाही किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। देखिए, आप सबके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी ऐसा जोखिम भरा कार्य ना करें जिससे कि दुर्घटना घट सके। आजकल ये देखा जाता है कि लोग जो है वो बिना सोचे समझे कई ऐसे कदम उठाते हैं जो जोखिम भरी होते हैं, चाहे वो
तालाबों में बिना किसी सुरक्षा के नहाना या नहरों या नदियों में कूद के नहाना। कई लोग जो है वो सड़कों पर स्टंट करते हैं और वाहनों के साथ जो है वो एक असुरक्षित तरीके से वाहन चलाते हैं। इससे ना सिर्फ वो अपना खुद का जीवन खतरे में डाल रहे हैं बल्कि अन्य लोगों का भी जीवन खतरे में डाल रहे हैं। और इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। भीषण गर्मी सभी जगहों पर लोगों को परेशान कर रही है। यशदीप आर्य हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता हैं। कौशलेंद्र उपाध्याय लखनऊ से हैं। विनोद गुप्ता जी हमारे साथ में हैं चंडीगढ़ से। विकास गुप्ता अंबिकापुर से और सुनील मालवीय भोपाल से जुड़े हुए हैं। कुलदीप अवस्थी झांसी से हैं। जितेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ में हैं। सबसे पहले यशदीप आर्य का रुख कर लेते हैं। तो यशदीप से सबसे पहले रुख कर लेते हैं। देहरादून से यशदीप हमारे साथ में बने हुए हैं। यशदीप, देहरादून में क्या स्थिति है फिलहाल? भीषण गर्मी का कहर हम देख रहे हैं, लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। सुबह से जब अमूमन तापमान उतना गर्म नहीं होता था, लेकिन इस बार या इन दिनों कह लें सुबह से ही भीषण गर्मी का देखने को मिल रहा है। बीते दिन हमें देखने के लिए मिला किस तरीके से लगातार थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है, लेकिन मौसम में उसका कोई फर्क देखने के लिए हमें नहीं मिल रहा है। लगातार हमें यही देखने के मिल रहा है कि थोड़े बहुत बारिश होने के बावजूद जो उमस है उसने लोगों को काफी परेशान कर दिया है। चिलचिलाती हुई गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। बीते दिन लगातार हमें जिस तरीके से देखने मिल रहा है, थोड़ी बहुत बरसात तो लगातार हो रही है, लेकिन उसके बाद जो उमस है वो पारे को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कल हमें देखने को मिला 37 डिग्री से ऊपर जो डिग्री सेल्सियस पारा है वो बढ़ते हुए लगातार नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। जिस तरीके से हमें देखने मिल रहा है, सुबह उठते ही उत्तराखंड देवभूमि एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग गर्मियों से निजात पाने के लिए आया करते थे। देहरादून में मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, ऐसे उत्तराखंड के कई पर्यटक स्थल है जहाँ पर लोग लगातार अपने आप को ठंडा रखने के लिए व यहाँ की वादियों के मजा लेने के लिए लगातार आया करते थे। लेकिन अब जिस तरीके से कई सालों से हमें देखने के लिए मिल रहा है, बारिश यहाँ पर देखने के लिए बारिश तो होती है, लेकिन जिस तरीके से गर्मी है उसमें बहुत ज्यादा उमस होती हुई नजर आ रही है और जो लोगों के पसीने व रात की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। लगातार हमें यही देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके से उत्तराखंड का तापमान लगातार इस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। इस समय कल रात बीते दिन गुरुवार को बारिश तो हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई भी ना गर्मी में ना उमस में कोई भी इजाफा हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। देखने के लिए सिर्फ एक चीज मिल रही है, वह मिल रही है परेशानी। जो लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, सुबह से ही लोगों के घरों में एसी चलना स्टार्ट हो जाता है, कूलर का सहारा लोगों को लेना पड़ता है, वह अन्य तरह पदार्थों का लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसी को लेकर लगातार हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग दूर दूर से देहरादून की वादियों में आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ लेकिन यहाँ पे मौसम जब इस तरीके से दिक्कत दे रहा है तो यहाँ की वादियों में भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र का रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, लखनऊ की बात करें, राजधानी में बेहद गर्म नजर आ रही है। दोपहर में अमूमन गर्मी बताते हैं सबसे ज़्यादा होती है, तापमान सबसे ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन इस बार सुबह से ही, जैसा कि अभी यशदीप ने भी कहा, सुबह से ही मौसम लोगों को परेशान कर रहा है, थोड़ी सी भी राहत नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, आप देखिए अभी जो है नौतपा की जो बात हो रही थी, नौतपा में भी इतना तापमान नहीं था, 40 और 39 के बीच करीब तापमान रहता था। लेकिन नौतपा खत्म होने के बाद अचानक से तापमान बताइए कि कल की अगर बात करें 45 डिग्री लगभग जो है तापमान पहुंच गया। परसों ऐसे 44 डिग्री पूरा पहुंच गया था। आज भी वही स्थिति है। सुबह 7 बजे आप देखिए, 7 बजे के बाद लोग बाहर निकलने से कतराने लगते हैं। इस तरह से उमस है, जिस तरह से लोगों के शरीर से पसीना निकल रहा है। आप अगर 10 कदम चल लीजिए तो सोचिए क्या हाल हो जा रहा है। इसलिए जो स्थितियाँ हैं अभी देखिए, क्योंकि लोग उम्मीद जता रहे थे कि मानसून पहले आ जाएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो बन रहा है वो पहले ही दस्तक दे देगा, 1 हफ्ते पहले आ जाएगा। लेकिन जो डेट है आप उसको देखिए कि जिस तरह से गर्मी है, कहाँ वो समय है। 1 हफ्ते की अगर बात होता तो 15-16 जून तक तापमान
डाउन हो जाता। लेकिन लगातार आज सोचिए कि आज 13 जून है, आज की स्थिति क्या है। आज भी तापमान की स्थिति देख लीजिए। शहर की अगर बात करें, चाहे वो ग्रामीण इलाके की बात कर लीजिए, अगर शहर में देखिए, क्योंकि हो सकता है कि शहर में क्योंकि पक्के मकान और स्पेस नहीं रहता, तापमान ज़्यादा, लेकिन ग्रामीण इलाके में भी वही हाल है। लोग ये बताते हैं, गाँव के जो लोग हैं वो बताते हैं कि सुबह 8 बजे के बाद हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और दोपहर होते होते इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि बच्चे बुजुर्ग सब परेशान हो जाते हैं। बिजली का एक सहारा है, वो भी बिजली भी अगर समय से न मिले तो ये समझ लीजिए कि फिर उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। रात में भी जो तापमान है वो करीब 1 बजे रात के बाद थोड़ा ठंडा हो रहा है, तापमान धीरे से डाउन हो रहा है, लेकिन 7 बजे फिर वैसे हाल हो जाए, लगातार चढ़ जाए। लोगों को जो राहत अगर 8 घंटे 10 घंटे मिलने लगे तो थोड़ी सी राहत मिल जाए, लेकिन स्थितियां हैं कि 4-5 घंटे की राहत मिल रही है, उसके बाद फिर तापमान लगातार बढ़ने लगता है। इसलिए जो स्थितियां बनी हैं, जो गर्मी का जो तापमान लगातार बढ़ रहा है, ये लोगों के लिए परेशानी है, और लोग परेशान भी हो रहे हैं। खास करके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए, जो बीमार हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। बाकी और जो नौकरी पेशा के लोग हैं, जिनको ड्यूटी जाना है, उनके लिए भी परेशानी है। चौराहों पे वो खड़े नहीं हो सकते, अगर सिग्नल लग गया तो समझ लीजिए उनके शरीर से पसीना निकलने लगता है, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। ये स्थिति हो गई है। तो जो अभी माहौल है, जो देखा जा रहा है, तो कहीं न कहीं मानसून की जो दस्तक है, जो देने की बात हो रही थी, वो कहीं न कहीं अब थोड़ा सा माहौल बदल रहा है। मानसून में देरी हो रही है, और यही वजह है कि अभी फिलहाल गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। कौशलेंद्र, लौटते हैं आपके पास में। विनोद गुप्ता जी हमारे साथ में चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विनोद जी, चंडीगढ़ में क्या स्थिति है? पारा किस कदर बढ़ रहा है? लोग किस कदर परेशान नजर आ रहे हैं? जिस तरह से अगर पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब हरियाणा के अंदर हीट वेव का जो अलर्ट भी है, येलो अलर्ट जारी किया गया हुआ है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो पारा है वो 43 से लेकर 47 डिग्री 48 डिग्री तक पहुंच गया। अलग अलग जिलों की बात करें अगर पंजाब के, तो वहाँ पर कल जो पारा था, या अभी तक जो पारा है वो कल के अपेक्षा आज ज्यादा है। उमस जो है उसकी जो है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है, और उमस की वजह से क्या है, लोगों को बाहर निकलना हो या घरों के अंदर रहना हो, क्योंकि लाइट की भी दिक्कत पंजाब के अंदर पिछले काफी समय से चल रही है। तो कहीं ना कहीं हीट वेव हो, चाहे उमस हो, चाहे वो गर्मी का जो तापमान हो, उसकी वजह से जो है जनजीवन है वो काफी अस्वस्थ नजर आ रहा है। और पंजाब के अंदर पिछले अगर हफ्ते की बात करें तो 2 मौतें जो है गर्मी की वजह से रिकॉर्ड की गई है, उसकी रिकॉर्डेड है, बाकी उससे ज्यादा भी कह लीजिए। और हरियाणा के अंदर जो है, हरियाणा के जो जिले हैं, यानी भीषण गर्मी का कहर साफ तौर पर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। लौटते हैं आपके पास में। विकास गुप्ता जी हमारे साथ में, हमारे संवाददाता अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं। विकास जी, अंबिकापुर से क्या स्थिति है पूरी? बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर भीषण गर्मी के चलते बीमारियां भी बढ़ रही हैं, कई लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं, अंबिकापुर में भी भीषण गर्मी देखा जा रहा है। यहाँ लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ देखा जा रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो गड़बड़ा गई है, क्योंकि लोग अभी 2 व्हीलर से ना निकलकर 4 व्हीलर से ज्यादा निकलना पसंद कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि 2 दिन पहले राजधानी रायपुर में मानसून ने दस्तक दी थी, भारी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद उमस की स्थिति देखने को मिल रही है और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 तारीख तक मानसून ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दे देगी, राजधानी तक, और 17 जून तक पूरे मानसून की दस्तक आ जाएगी। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। सुनील मालविया हमारे साथ में भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुनील, भोपाल में क्या स्थितियां हैं? लगातार हम देख रहे हैं जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है। अमूमन नौतपा में इतनी गर्मी होती है, लेकिन नौतपा में इस बार स्थितियां नॉर्मल थी, सामान्य थी, लेकिन उसके खत्म होते ही भीषण गर्मी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए गरिमा निश्चित तौर से मध्य प्रदेश सुनील की आवाज़ ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लौटते हैं सुनील के पास में। उससे पहले कुलदीप अवस्थी झांसी से लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, झांसी में भी बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं और बताया जा रहा है कि गर्मी भी अपने चरम रूप में नजर आती है। क्या स्थितियां हैं फिलहाल? राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है? लपट गर्मी ने आम जनता के जीवन को बदहाल कर दिया है। जनता बेहद परेशान है। उमस की वजह से पूरे दिन तकलीफ आदमी को हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब झांसी में जो बिजली की आपूर्ति का महकमा है वो पूरी तरीके से अब नीचे धरातल में आ चुका है। वो कोई पूर्ति नहीं कर पा रहा। सिविल लाइन इलाके से लेकर ग्रामीण इलाके तक लगातार बिजली कटौती हो रही है। जो उनके पास में तकनीकी है वो
लाइट का लोड नहीं झेल पा रही। स्थिति यह है कि दोहरी मार आम जनता झेल रही है। एक तरफ तापमान बढ़ रहा है, उमस बढ़ रही है और यहाँ पर बिजली काफी घटकर मिल रही है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। और अब रात के वक्त भी चैन की नींद जनता नहीं सो पा रही। ऐसे में अब इंतजार है कि कोई राहत मिलेगी तो राहत मिलेगी मानसून से। हालांकि आने वाले 7 से 8 दिनों में राहत की उम्मीद मौसम विभाग दिखा रहा है, लेकिन ये 7 से 8 दिन कैसे कटेंगे, जनता को क्या करना पड़ेगा। इस वक्त दिक्कत इस बात की भी आ रही है कि पूरे अस्पताल फुल हो गए हैं, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार ने बच्चे और बूढ़ों को बीमार कर दिया है। अस्पताल भरे पड़े हुए हैं, ओपीडी बहुत भर कर जा रही है, यहाँ पर चिकित्सक परेशान है। कुल मिलाकर माहौल पूरी तरीके से खराब हो चुका है। झांसी और आसपास की बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस आम बात हो गई है। 45-46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच रहा है। हालांकि आज थोड़ी सी राहत है, लेकिन उमस काफी बढ़ी हुई है और जनता काफी परेशान है। ठीक है, अजेंद्र चौहान का रुख कर लेते हैं। आगरा से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अजेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? आगरा में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही आगरा में जो तापमान था वो पूरे प्रदेश में फिलहाल सबसे ज्यादा गर्म शहर उस दिन सामने आया था। अभी क्या कोई राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, गर्मा प्रचंड रूप है गर्मी का, कोई राहत बिल्कुल यहाँ नजर नहीं आ रही है। और आलम यह है कि सड़कों पर सुबह से ही सन्नाटे दिख रहे हैं। भीड़ भरे बाजार में जो दुकानदार हैं वो ग्राहकों का इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पर आलम यह है कि बिल्कुल गर्मी प्रचंड रूप है और लोगों को इससे कहीं ना कहीं राहत के लिए अपने घर में कैद होना पड़ रहा है। बच्चों की बात कर लें तो बच्चे हो या बुजुर्ग, बिल्कुल उनको लगातार यहाँ एडवाइजरी जारी है कि घर से बाहर कम निकलने दिया जाए। आलम यह है कि 10 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और टेम्परेचर की अगर बात कर ले गर्मा तो 44.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कल का टेम्परेचर था, जो कि दोपहर 1 बजे तक 45 तक पहुंच गया। और तकरीबन 8 से लेकर शाम 7 से लेकर 8 बजे तक ये टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी का रूप क्या है। दूसरी ओर अगर बात कर लें आगरा की, तो पर्यटन नगरी, ताज नगरी आगरा कहा जाता है। तमाम मोनोमोट विश्व धरोहर यहाँ पर हैं। कल की अगर बात कर लें तो कल ताजमहल में एक जो दूसरे राज्य से आए हुए बुजुर्ग पर्यटक की बेहोश हो गए और वो मूर्छित हो गए, उनको अस्पताल ले जाया गया। हालांकि जो एएसआई है या सीएमओ है, उन्होंने सीएमओ के द्वारा एक टीम गठित कर दी गई है, क्योंकि लगातार हमने भी के न्यूज के माध्यम से खबर दिखाई है कि ताजमहल में तमाम जो पर्यटक हैं वो इस भीषण गर्मी में मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाती हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लगातार जो सीएमओ है, जो डीएम है, उनकी तरफ से निर्देशित किया जा रहा है कि लू से बचने के लिए अलग अलग उपाय जो भी है, लू या तेज हवाओं के जो थपेड़े पड़ रहे हैं लोगों पर सब। और गर्मा जिस तरह से हमारे जो कुलदीप साथी हैं झांसी से बता रहे थे कि बिजली की स्थिति अगर आगरा की हम बात करें तो जो नगर निगम का एरिया है वो जो टोरेंट पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास है, तो शहर में तो गर्मा काफी राहत है, यहाँ पर बिजली का माहौल ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देहात में ट्रांसफार्मर बिल्कुल गर्मी के मारे हालत खराब है, उनको ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है जिससे कि वो ट्रांसफार्मर गर्म हो, कम हो, और उसकी वजह से ये कटौती हो रही है, जिसकी जो लोग हैं, आम जनता है, उसको दिक्कत बिल्कुल। ऐसी भीषण गर्मी में अगर बिजली कटौती भी हो जाती है तो लोगों की समस्या दोगुनी हो जाती है। कौशलेंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हैं। कौशलेंद्र, क्या सरकार की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं? कई जगहों पर ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ जगहों पर जहाँ पर ट्रैफिक बहुत रुकता है, ऐसे चौराहों पर या जहाँ से लोगों का गुजरना होता है, स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या लखनऊ में भी ऐसी कोई तस्वीर कहीं पर देखने को मिली है क्या? जी बिल्कुल, देखिए 1-2 चौराहे पे नगर निगम की तरफ से व्यवस्था की गई थी। पहले जब देखिए कुछ दिन जब नौतपा के पहले जब हीट वेव की बात चल रही थी, उधर भी कुछ तापमान जब बढ़ा था तब व्यवस्था कीजिए, लेकिन वो व्यवस्था फिर बीच में पूरी तरह से चरमरा गई। आप सिर्फ सामाजिक संगठन के लोग जो हैं वही आगे आ रहे हैं, जो चौराहों पे प्याऊ की व्यवस्था कर दे रहे हैं। और जो पहले से प्रशासन ने जो 2-3 चौराहों पे वाटर कूलर और जो है टेंट लगा दिया था, वाटर टेंट की तरफ, कूलर टेंट की तरह जो है कि अगर कोई दोपहर में निकल रहा है तो चौराहे पे जाए, वहाँ बैठ जाए। लेकिन कितने लोगों को एक टेंट में बैठा जाएंगे? 30-35 लोगों से ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं। उसके बाद वहाँ की जो व्यवस्था है, आप जैसे कूलर में पानी डालने की व्यवस्था है, किसको जिम्मेदारी मिली है वो भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सरकारी सिस्टम सब जानते हैं किस तरह से काम करता है। जब तक
कोई ऐसा जो है बड़ी घटना नहीं हो जाती तब तक के प्रशासन जागने वाला होता नहीं है। इसलिए सरकार की अगर चौराहों की और उसकी बात की जाए तो वहाँ पे सामाजिक संगठन के लोग जो मदद कर दे रहे हैं। अभी हाल ही में ज्येष्ठ मंगल का कार्यक्रम जिस तरह से लोगों ने जो है दिखा, जो है लोग जोर शोर से सामने आए, जो सामाजिक संगठन के लोग थे, जो सेवा भाव थे, उन तरफ से जो चीज़ों की जा रही हैं। सरकार की तरफ से जो किया गया है सिर्फ ये बताया जा रहा है कि गाइडलाइन जारी कर दी जा रही है कि हीट वेव के लिए हमने डॉक्टरों की छुट्टी कैंसिल कर दी है, सबकी, कोई नहीं जाएगा। लेकिन स्थितियाँ जो हीट वेव के चलते हो रही वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की छुट्टी कैंसिल कर देने से नहीं हो जाएगा। उसके बचाव के लिए क्या व्यवस्था है, चौराहों पे जिस तरह से ट्रैफिक है, तो हम ट्रैफिक कर्मियों की भी मैं बात करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि वो बेचारे चौराहे पे खड़े कम से कम ट्रैफिक व्यवस्था को इसने हीट वेव में वो संभाल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो उनके लिए भी क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ, उनको भी करना चाहिए, आम पब्लिक के लिए भी करना चाहिए। और जो स्थितियां बन रही हैं अभी, जैसे माहौल जिस तरह से बना हुआ है कि कहीं ना कहीं अगर तापमान इस तरह से बढ़ता रहा तो लोगों की सेहत को सबसे बड़ा जो है नुकसान होगा। उसके लिए चौराहों पे और जो सामाजिक संगठन इनको चाहिए कि कम से कम हर चौराहे पे की व्यवस्था और ऐसे ट्रेन लगा दी, कम से कम लोगों को कुछ समय रुकने के लिए एक सहायता मिल जाए। और सबसे बड़ी बात जो मेडिकल के लिए है, कम से कम एक ऐसी वैन होनी चाहिए जो ट्रैफिक की तरह जो है घूमती रहे, चारों तरफ रोमिंग की तरह व्यवस्था की जाए कि हाँ वो चौराहों पर खड़ी रहे, जैसे भी कोई बात हो जाए। कई ऐसे लोग हैं चौराहों पे खड़े होकर गिर जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश का अगर पूरा आंकड़ा देख लीजिए, हालांकि सरकारी नहीं है इसलिए इसको हम सरकारी नहीं करें, लेकिन जो अभी खबरें आ रही हैं वो बता रही करीब 6 लोगों के यूपी में हीट वेव से मौत हो चुकी है। लेकिन सरकार की तरफ से भी आंकड़ा नहीं जारी किया गया है। और कई तो ऐसे हैं जो गंभीर स्थिति में अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, गाइडलाइन देने की जो बात हो सरकार की तरफ से भले कर दी जाती है, लेकिन व्यवस्था के नाम पे सिर्फ एक दिखावा है कि जब गर्मी आनी होती है, बारिश आनी होती तो उसके पहले सड़कें सही हो जाएं, गर्मी आने वाली हो तो बिल्कुल, यानी इंतजाम पूरे नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है कौशलेन, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि गर्मी का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाकी सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हीट वेव और भीषण गर्मी का कहर चारों ओर नजर आ रहा है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं और घरों में कैद होने को लोग मजबूर हैं। सुबह होते ही तापमान बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी में भूमाफियाओं का बढ़ता दबदबा, हैदरगढ़ तहसील में जमीन कब्जे के मामले बढ़े हैं। पुश्तैनी जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग, अब्दुल मोइन खान ने डीएम से गुहार लगाई है। जबरन कब्जे का विरोध करने पर पीड़ित से मारपीट, फर्जी स्टैम्प से पुलिस प्रशासन को गुमराह करने का आरोप। पीड़ित ने पुलिस पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। भूमाफिया की धमकियों से डरा पीड़ित जान का खतरा बताया है। डीएम ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश। हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र बना भूमाफियाओं का गढ़, तहसील स्तर पर कार्रवाई शून्य बताई जाती है। जनता बेहाल है, प्रशासनिक चुप्पी से माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। हम खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाए जाने के बाद सामने आई है। धमकियों से डरा पीड़ित, अहम जानकारी आपको बता दें, डीएम ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। कस्बा हैदरगढ़ में हमारी एक ज़मीन है और मैं एक छोटा मोटा स्टाम्प बिल्डर भी हूँ, तहसील में स्टाम्प बिल्डरी हैदरगढ़ में करता हूँ। लेकिन कुछ दबंग भूमाफिया हमारी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। हमारी ज़मीन हमारे चाचा की और 2 लोगों की थी, हमारे पिताजी की। आधी ज़मीन हमारे चाचा की थी 62 बिस्वा, 62 बिस्वा हमारे पिताजी की थी। 62 बिस्वा में हम 8 भाई बहन हैं माता जी को लेकर के। हमारे 2 भाइयों ने उसमें से थोड़ी ज़मीन एग्रीमेंट किया था सोनू यज्ञसैनी के नाम पे, लेकिन आज के दिन में हम लोग अपनी ज़मीन बेचना नहीं चाहते हैं। कुछ भूमाफिया दबंग टाइप के बिना लेआउट पास कराए, बिना नक्शा पास कराए हमारी ज़मीन पे भी जबरन सड़क बना रहे हैं, निकलने का रास्ता बना रहे हैं और कहते हैं अगर तुम ज़मीन नहीं दोगे तुमको जान से मार देंगे। हरदोई ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, धुधुकर जला विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर। आग के गोले में तब्दील विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर। भीषण गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया है। टिलिया मोहल्ले के कब्रिस्तान के पास का पूरा मामला सामने आया है। धुधुकर जला विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर।
आग के गोले में तब्दील विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। अहम जानकारी आपको हम बता दें। सीतापुर से खबर है, जहां बदमाशों ने देर रात शराब सेल्समैन को गोली मारी। लूट में असफल होने पर गोली मारी। गोली लगने से सेल्समैन पंकज गंभीर रूप से घायल है। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में सेल्समैन को कराया गया भर्ती। घर जाते समय बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। पेशावर थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पेशावर थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। घर जाते समय बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। सीतापुर से बड़ी खबर। पेशावर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। बदमाशों ने देर रात शराब सेल्समैन को गोली मारी। लूट में सफल होने पर गोली मारी। गोली लगने से सेल्समैन पंकज गंभीर रूप से घायल हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बदमाशों ने देर रात शराब सेल्समैन को मारी गोली। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लूट में असफल होने पर गोली मारी। पेशावर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से बड़ी खबर। बदमाशों ने देर रात शराब सेल्समैन को मारी गोली। अहम जानकारी सामने आई है। सहारनपुर से अगली खबर है, जहां पर पशुशाला के पास मिला युवक का शव। किराए के मकान में रहता था मृतक भाई के साथ। मृतक के सिर पर चोट के निशान, छत गिरने की आशंका। कस्बे के मोहल्ला कस्साबान का रहने वाला था युवक और सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पहुंची जांच के लिए। हत्या या हादसे की संभावना पर पुलिस की जांच जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले, छत गिरने की आशंका जताई गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में तैनात एक सिपाही के घर चोरी की वारदात सामने आई है, जहां पर चोर घर से सोने के गहनों के साथ सिपाही के सरकारी ग्लॉक पिस्टल भी ले गया। चोरी की सूचना पर पुलिस ने तत्काल ही एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पारा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, जिससे आरोपी की पहचान करण वर्मा के रूप में हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बीबीखेड़ा रेलवे ट्रैक के पास से आरोपी की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही करण वर्मा ने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाब में कार्रवाई में वो भी घायल हो गया। पकड़े गए आरोपी करण के पास से सिपाही की चोरी की गई पिस्टल, गहने बेचकर जमा किए गए 90,000 रुपए कैश और एक अवैध तमंचा, मोबाइल फोन और कारतूस का खोखा बरामद किया गया है। चलो ये पानी पिलाएंगे। इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कल चौकी हंसखेड़ा थाना पारा क्षेत्र में एक चोरी हुई थी, जिसमें अपने यूपी पुलिस के एक सिपाही के घर में ही थी, जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तैनात है। और जो ये चोरी हुई थी वो दिन दहाड़े चोरी हुई थी, जब उनके घर पे कोई नहीं था। और उसी दौरान इनके घर से जो सामान चोरी गया था उसमें उनकी एक सरकारी पिस्टल थी और उसमें इनका सिल्वर कमेंडेशन डिस्क था और इनकी परिवार के कुछ ज्वेलरी थी और कुछ नकदी गई थी। इस सूचना पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत करके देवरिया में बीती रात एक बड़ा पुलिस एक्शन सामने आया है, जहां पर कोतवाली पुलिस और एक फरार बंदी के बीच मुठभेड़ हो गई। आरोपी शिवा बांसपुर जो 5 जून 2025 को अदालत परिसर में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ था, को पुलिस ने गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। शिवा पर पॉक्सो एक्ट के गंभीर आरोप दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शिवा हाटा रोड के परसिया मल के पास मौजूद है। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें शिवा के बाएं पैर के घुटने के ऊपर गोली लगी। घायल आरोपी को मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। देखिए, शिवा बास्फोर नाम का एक अभियुक्त जो हाटा कुशीनगर का रहने वाला है और पॉस्को का अभियुक्त है, वो कुछ दिन पहले अदालत परिसर से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। इस संबंध में उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था और आज मुखबिर की सूचना पे कोतवाली पुलिस इसके लिए चेकिंग कर रही थी, तो परसियामल गांव के पास हाटा रोड पे इसने पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में इसे इसके बाएं पैर पे इसे घुटने के पास इसको गोली लगी है। इसे मेडिकल कॉलेज देवरिया भी लाया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर बरेली से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताया है। रामपुर गार्डन स्थित अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न सिर्फ सत्ता परिवर्तन के प्रतीक है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामरिक पुनर्स्थापना की नींव भी है। राजेश अग्रवाल ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति, भारत की जीडीपी में उछाल, 3 तलाक पर प्रतिबंध, स्वच्छ भारत अभियान और शिक्षा स्वास्थ्य सुधारों को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां भी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब देश के नागरिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में वापस लाने की मांग कर रहे हैं। इस दशक को भारत के लिए स्वर्णिम युग करार दिया।
थक गए करते करते इंतजार। उनका आना कयामत हो गया। अब कब अवतरित होंगे पता लगेगा। ये हिम्मत राजेश में इतनी करती और कोई नहीं जाता। ये नाथ नदी कॉरिडोर में अगर सुभाषनगर रोड से सुभाषनगर को सुमेशनगर रोड को जोड़ दिया है तो ये बहुत बड़ी सुभाषनगर की समस्या हो जाएगी। खाली कह देने से नहीं, मैं तो कर चुका हूँ, करोगे कैसे पहले तो ये है। माने ये सब इस प्रकार की चीजें हैं जिसके बारे में आपने जो है वो हमेशा कहा है। स्थानीय प्रयासों में मैंने याद दिला रहा हूँ, उल्लासनगर का अपना जो कटरा वाला जो वो था क्रॉसिंग, कितने लोग मरे होंगे इसकी संख्या का पता नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ, पहले भी धन्यवाद दिया था आपके माध्यम से रेल मंत्री का, कि शायद 5-6 माह के अंदर डिपार्टमेंट बहका रहा था, जो उसने बड़े बड़े कलर्स रखे हुए थे और का गेट थे और वो उसके साइज के नहीं थे। चंदौली में मैक्सवेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार की 11 सालों की उपलब्धियों को लेकर भव्य प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे रहे। डॉक्टर पांडे ने मोदी सरकार की बेमिसाल उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि देश के 126 नक्सल प्रभावित जिलों में से अब केवल 6 जिलों में नक्सल समस्या बची है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे निर्णायक कार्रवाई की है। उन्होंने जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े सुधारों पर प्रकाश भी डाला है। अपनी बड़ी हुई आबादी के बावजूद भी सारी दुनिया में सबसे आगे बढ़ने की ललक लेके काम कर रहा है। उल्लास और उत्साह से भरा हमारा देश अपनी बड़ी हुई आबादी के बावजूद भी सारी दुनिया में सबसे आगे बढ़ने की ललक लेके काम कर रहा है। भाजपा की केंद्र की सरकार, मोदी जी की अगुवाई की सरकार की 11 बरस की उपलब्धियों पर एक प्रबुद्ध सम्मेलन और पत्रकार बंधुओं से चर्चा का कार्यक्रम था। प्रबुद्ध सम्मेलन को संक्षेप में संबोधित करते हुए अहमदाबाद की भीषण विमान दुर्घटना के चलते शोक सभा में तब्दील कर उसे पूर्ण कर लिया गया। यह बड़ा दुखद हुआ है, सारा राष्ट्रीय नेतृत्व चिंतित है और वहाँ पर ये जो घायल हुए हैं मेडिकल कॉलेज के बच्चे हॉस्पिटल में मेस में खाना खाते समय, उनमें जो घायल हैं उनके इलाज के लिए भी सरकार पूरी तत्परता से सारा काम कर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर बस्तर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त नेतृत्व में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के विरोध में बीईओ कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की नीति का विरोध करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने 45,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था, लेकिन अब 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने की योजना बन रही है। उन्होंने कहा कि इससे बस्तर, सरगुजा और जशपुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित व्यवस्था प्रभावित होगी। कांग्रेस का आरोप है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के जरिए शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं। दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार एक काम करो, युक्तियुक्तकरण वापस लेना होगा, लेना होगा। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेहतर शिक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा। बेहतर शिक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा। युक्तियुक्तकरण के नाम से ठगना बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दारू वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूलों को वापस खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विष्णु देव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद।
शिक्षा की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चाहे सरकार एक काम करो, युक्तियुक्तकरण वापस लेना होगा, लेना होगा। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेहतर शिक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा। बेहतर शिक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा। युक्तियुक्तकरण के नाम से ठगना बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दारू वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूलों को वापस खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विष्णुदेव होश में आओ, होश में आओ, होश। राजनांद गांव के ग्राम मोहन में बीती रात अवैध रेत खनन को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। नदी किनारे जेसीबी से रैंप निर्माण किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर कुछ ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया। इस दौरान एक कार से उतरे 7 से 8 लोगों ने ग्रामीणों से मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित जितेंद्र साहू के मुताबिक हमलावरों के ग्राम मोहन के पार्षद संजय रजक भी शामिल थे। घटना में रोशन ठाकुर, ओम प्रकाश साहू और जितेंद्र साहू घायल हुए। मामला बिगड़ता देखकर अज्ञात आरोपियों ने फायरिंग की और भाग निकले। पुलिस ने मौके से जेसीबी चालक भगवती निषाद और पार्षद संजय रजक को हिरासत में लिया है। पीछे पीछे। अब देखिए, जो ये 2 लोग मिले हैं, इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, चालक का कोई रिकॉर्ड है? अभी इनका तो कोई रिकॉर्ड मिला नहीं है। बाकी लोग जैसे जैसे वो हम प्रशासन के ऊपर चढ़ाई करते हैं। सुने कौन है? पीछे पीछे। अब देखिए, जो ये 2 लोग मिले हैं, इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, चालक का कोई रिकॉर्ड है? अभी इनका तो कोई रिकॉर्ड मिला नहीं है। बाकी लोग जैसे जैसे वो हम प्रशासन के ऊपर चढ़ाई। नगर निगम वार्ड नंबर 49 है, वहां पर रेत तस्करों के द्वारा गांव वालों के साथ मारपीट करने की एक घटना सामने आई है, जिसमें तस्करों के द्वारा हवाई फायरिंग करते हुए भागा जाना भी पाया गया है। इसमें अपराध कायम करके वहां पे जो घटना पे गांव वालों के द्वारा 2 लोगों को पकड़ के रखा गया था, जिनको पुलिस के द्वारा सुरक्षार्थ थाना लेके जाया गया और जहां उसके बाद विधिवत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें संजय रजक जो पार्षद वहां के वार्ड नंबर 49 के हैं और साथ ही साथ जेसीबी चालक भगवती निषाद, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही वो जो घटना में उपयुक्त जेसीबी और हाईवा का 2 गाड़ियों को भी जब्त इसमें किया गया है। इसमें अभी भी बहुत सारे आरोपियों की गिरफ्तारी होनी शेष है और 4 से ज्यादा टीम इस मामले में लगी हुई है और साथ ही टेक्निकल एनालिसिस भी इसमें चल रहा है। जल्द ही इन सबके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मंडला जिले में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने दिन दहाड़े एक युवती का अपहरण कर लिया। घटना शहर के कटरा इलाके की है, जहां पर एक कंप्यूटर संस्थान के पास से बाइक सवार 2 युवकों ने एक लड़की को जबरन बाइक में बैठाकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपहृत लड़की अपने घर से आया सामान लेने एक सहेली के साथ बाहर आई थी। तभी पहले से घात लगाए बैठे 2 युवक पहुंचे और लड़की को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर मौके से भाग निकले। घटना को देखकर साथ आई सहेली ने तत्काल लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने मंडला कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। इलाके में दहशत का माहौल है। मैं रहती हूँ, ललिता के पास पहले फोन आया था, तो वो फोन में बात कर रही थी, तो 2 लड़के थे, उसके पास ने कॉल लगाया, तो उसको बाहर बुलाए थे सामान देने के लिए। तो मेरे को बोल रही थी चल पंचम थोड़ी बाहर चलना है कुछ सामान लेने के लिए। तो मैंने बोली चल ठीक है चल रही हूँ। भाई लोग हैं तो कुछ सामान देने के लिए बाहर आए थे, तो लोग दोनों भाई ने सामान नहीं दिए। 2 लड़के थे बाइक में बैठे, एक बाइक में था और एक आम के पेड़ के पीछे खड़ा था, तो सामान नहीं दिया, उसने सामान मांगी थी। तो वो 2 लड़के ने हाथ पकड़ के सीधे ले गए। वो ज़बरदस्ती किए लड़के लोगों ने ललिता के साथ। इस पर अभी तफ्तीश कर रही है कि किस लड़के के साथ वो गई है, कौन उसको ले गए हैं। लड़की को दस्तयाब करने के बाद ही हम इसमें विषय पे पूरी जानकारी दे पाएंगे कि वो क्या मामला है।
मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के करंजिया विकासखंड के द्वारा डोंगरी ग्राम पंचायत में एनएचएम के तहत 65 लाख रुपए की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच ईश्वर टेकाम ने बताया कि ठेकेदार ने प्राक्कलन के विपरीत घटिया सामग्री का उपयोग कर भवन निर्माण किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार चोरी की बिजली से निर्माण कार्य करा रहा है। उसने एक ग्रामीण के घरेलू बिजली मीटर से कनेक्शन लिया है, जबकि सरकारी निर्माण में बिजली विभाग से टीसी कनेक्शन लेना अनिवार्य है। सरपंच ने मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की है और जाँच की मांग भी की है। अच्छा, इससे बेस डाले, इससे कॉलम में मिक्स करके बेस डाला गया। अरे बाबा, इसमें तो गिट्टी समझी भी नहीं आ रही कुछ। पूरा धूल है। दिखाओ जरा, ये रखे रहना। ये 20 mm के? नहीं, ये 20 mm नहीं बन रहा है यहाँ अस्पताल। कौन सा गांव है? डोंगरी। तो लाइट इसकी कहाँ से आई है? लाइट यहाँ घर से। आपके घर से? आपने कब से चल रहा है ये? अरे अभी 4 दिन तो हुआ है। तो क्यों दी है लाइट आपने? मांगे थे, दे दिए। अच्छा, क्या काम होता है लाइट का यहाँ? राड वाट काटते, कुछ नहीं होता है। ये धवड़ा ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। इसकी लागत 65 लाख रुपए है। कैसा निर्माण हो रहा है? पूरी तरह से घटिया निर्माण हो रहा है सर जी। क्या कैसा बनना चाहिए? जो डीपीआर है, डीपीआर के हिसाब से ही काम होना चाहिए, क्योंकि ये अस्पताल डबल फ्लोर का है। क्या क्या गड़बड़ी आपने देखी है? मैंने ये जो बीम डली है नीचे, उसमें 10 mm का राड डला हुआ है, 4 रेड से बीम कसी है। अगली खबर कोडरमा से है, जहां पर झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ जिला शाखा कोडरमा में जिला कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में समाहरणालय भवन के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारियों ने राज्य सरकार और वित्त विभाग के द्वारा हाल ही में बनाई गई नियमावली पर नाराजगी जताई है। संघ का कहना है कि नई नियमावली में उनकी किसी भी मांग को शामिल नहीं किया गया है, न ही कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। प्रदर्शनकारियों ने समान कार्य के बदले समान वेतन, कार्यरत कर्मियों को यथास्थान बनाए रखने, सेवा सुरक्षा 60 वर्ष तक करने और संविदा के आधार पर समायोजन जैसे प्रमुख मांगों को उठाया है। सबसे ज्यादा घोटाला और राजशाही राजतंत्र कार्यालय में चल रहा है। ये पदाधिकारी जो भी इस प्रखंड में है, ये सभी भूमि माफिया हो गए। इसके संबंधित जितने कर्मचारी हैं, सभी एक आदमी हो, अपने अंदर के जमीन को मरने मत दो, बेईमानी हरकत मत करो, असली कार्य के साथ काम करने की कोशिश करो। अगर कराने के लिए इनके हाथों को देर नहीं लगती है, इनको हाथ देर से करना का अपनी सरकारी अधिकारियों के पास देर लगता है। लगते हैं सरकार समाज करते हैं कि अपने पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव के समय में, लोकसभा चुनाव के समय में 12 बजे रात 1 बजे रात तक काम किया गया है। आज जो है सो धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है वो झारखंड अनुसूचित कर्मी के बैनर तले किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि अपने चैनल में चलाने का काम किया। सबसे पहली बात है कि जो आउटसोर्स कर्मी हैं उनके जो आपकी मैनुअल 2025 है जिसको हमने रद्द करने का मांग किया। दूसरा चीज़ है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं उनको जो शोषण किया जा रहा है और उनके ऊपर जो ठेकेदारी प्रथा से जो उनका पेमेंट किया जा रहा है उस पेमेंट को अविलंब रद्द करते हुए उससे पेमेंट। दूसरी चीजें हैं जो श्रम विभाग के द्वारा जो मैनुअल है जितना वेतन मिलना चाहिए उतना उनको सरकारी हिसाब से वेतन दिया जाए। अगली खबर औरैया से आपको हम बताते हैं। इस बीच औरैया से बड़ी जानकारी। अजीत मल के रत्नीपुर गांव में आपको बता दें कि शव गांव के बाहर शीशम के पेड़ और लटका मरा
अहम खबर आपको बता रहे हैं, युवक ने फांसी लगाई। अजीतमल के रत्नीपुर गांव में युवक ने लगाई फांसी। और यहाँ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, शव गांव के बाहर शीशम के पेड़ पर लटका मिला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, शादी के 1.5 महीने बाद ही पति पत्नी में हुई अनबन। अहम जानकारी आपको हम बता दें, अगली खबर रायबरेली से आपको हम बताते हैं। रायबरेली से बड़ी जानकारी, संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का मिला शव। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 22 वर्षीय नवविवाहिता का शव मिलने से सनसनी मची। पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता मिला महिला का शव। सूचना पर ग्रामीणों का लगा जमावड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। अगली खबर बुलंदशहर से है। अगली बड़ी जानकारी बुलंदशहर से आपको हम बताते हैं, कूड़ा उठाने गए सफाई कर्मचारी से मारपीट। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको हम बता दें, तस्वीरें सामने आई हैं, पिटाई का लाइव वीडियो भी सामने आया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।